नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द बर्निंग न्यूज में। दोस्तों, महिला अधिकार की सीरीज में आज हम बात करेंगे कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन शोषण की। आज के दौर में महिलाओं का कामकाजी होना बेहद आम बात है। ऐसे में कई बार साथ काम करने वाले पुरुष सहकर्मी डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट इस तरह के हालात पैदा कर देते हैं कि महिला समझ नहीं पाती है कि वो क्या करे। कई बार दफ्तर में पुरुष सहकर्मियों के जरिए महिलाओं को यौन शोषण का शिकार होना पड़ता है। कई बार महिलाएं ये समझ नहीं पाती हैं कि वो आरोपी के खिलाफ कैसे और किससे शिकायत करे। पुरुष सहकर्मी का इस तरह का व्यवहार बिल्कुल भी उचित नहीं है। ही गलत हो, लेकिन हर एक बात को महिला थाने ले जाने से कतराती है। हालांकि इस तरह के कानून की मांग काफी लंबे समय से हो रही थी, लेकिन कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन अपराध को देखते हुए साल 2013 में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम को पारित किया गया। ये कानून उन संस्थाओं पर लागू होता है जहां 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं। ये अधिनियम 9 दिसंबर 2013 में प्रभाव में आया। ये अधिनियम विशाखा केस में दिए गए सभी दिशा निर्देशों का पालन करता है। दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको विशाखा केस के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे। इससे पहले हम इस वीडियो में इस अधिनियम से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां आपको दे रहे हैं। महिला यौन उत्पीड़न अधिनियम में कुछ इस तरीके के केस शामिल किए गए हैं, जैसे शिकायत समितियों को सबूत जुटाने में सिविल कोर्ट वाली शक्तियां प्रदान की गई हैं। यदि काम पर रखने वाला अधिनियम के निर्देशों को पूरा करने में असफल होता है तो उसे 50,000 रुपए से ज्यादा का जुर्माना भरना पड़ेगा। ये अधिनियम अपने क्षेत्र में गैर संगठित क्षेत्रों जैसे ठेके के व्यवसाय में दैनिक मजदूरी करने वाले श्रमिकों या फिर घरों में काम करने वाली नौकरानियां या आयाओं पर भी शामिल होता है। यानी कि दोस्तों, ये कानून न सिर्फ दफ्तरों में काम करने वाले लोगों को प्रोटेक्ट करता है, बल्कि ठेके पर जो मजदूरी करते हैं या घरों में जो काम करती है नौकरानियां, उनके ऊपर भी ये नियम लागू होता है। यानी कि अगर नौकरानियों के साथ भी कोई यौन अपराध किया जाता है घर के मकान मालिक के जरिए या जहां वो काम करती हैं, तो वो इस कानून का फायदा उठा सकती हैं। अब बताते हैं कि इस प्रावधान में कमी क्या है। इस अधिनियम में कुछ कमियां भी हैं, जैसे कि ये उत्पीड़न को अपराध की श्रेणी में नहीं रखता, बस केवल नागरिक दोषी माना जाता है, जो सबसे बड़ी कमी है। जब पीड़ित इस गुनाह को अपराध के तौर पर दर्ज कराने की इच्छा रखती है, तब ही इसे अपराध के रूप में माना जाता है और शिकायत दर्ज की जाती है। इसके साथ ही पीड़ित पर अपने वरिष्ठ पुरुष कर्मचारी द्वारा शिकायत वापस लेने के लिए भी दबाव डालने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। इस तरह अधिनियम को एक सही कदम कहा जा सकता है, लेकिन ये पूरी तरह फायदेमंद नहीं है। इसमें अब भी सुधार की जरूरत है। यहाँ तक कि अब भी पीड़ित को भारतीय कानून के तहत पूरी तरह न्याय पाने के लिए अपराधी के खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई करनी है, ये सोचना पड़ता है। और फिर आपराधिक शिकायत की धारा 354 के अंतर्गत दर्ज की जाती है, जो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की विशेष धारा नहीं है, बल्कि एक सामान्य प्रावधान है। इसलिए कानून के मुताबिक निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की महिलाओं को कर्मचारियों के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा के लिए कानूनी अनिवार्यता के अंतर्गत लिया गया है, लेकिन समस्या इसके लागू करने और इसकी जटिलताओं में है। ये अभी अपने शुरुआती दिनों में है और ज्यादातर संगठन और कुछ बड़े संगठनों को छोड़कर इसके नियम किसी ने भी अभी लागू नहीं किए हैं। क्या कहता है कानून? ये कानून हर उस महिला के लिए बना है जिसका किसी भी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न हुआ हो। ये कानून कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को अवैध करार देता है, साथ ही यौन उत्पीड़न के अलग अलग प्रकारों को चिन्हित करता है, यानी कि उनको पहचानता है, और ये बताता है कि काम की जगह पर यौन उत्पीड़न के हालात में शिकायत किस तरह की जा सकती है। इस कानून में जरूरी नहीं कि जिस कार्यस्थल पर महिला का उत्पीड़न हुआ है वो वहां नौकरी करती हो। कार्यस्थल कोई भी कार्यालय, दफ्तर हो सकता है, चाहे वो निजी संस्थान हो या सरकारी। दोस्तों, अब आप ये तो समझ ही गए कि ये कानून किस मकसद के लिए बना है और किस तरह काम करता है, लेकिन अब आपको बता दें कि इसका शिकार होने वाली महिला को कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। सबसे पहले कानून और नियमों को ठीक से जानना चाहिए। आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि इस मामले में पॉलिसी क्या कहती है, ताकि आप उसके मुताबिक तैयारी कर पाएं। साथ ही अपने कानूनी अधिकारों को जानें।
इससे संबंधित कानून को पढ़ें या फिर कानूनी जानकार से उसके विकल्पों के बारे में डिस्कस करें। ये सबसे पहला कदम है। उत्पीड़न के केस में सबसे अच्छा और बेहतर तरीका यही है कि आप आरोपी शख्स से इस बारे में सीधे जाकर बात करें, उसे एहसास कराएं कि आप चुप रहने वालों में से नहीं हैं। उसे लिखित चेतावनी भी दे सकते हैं। यदि उससे बात करके कोई फायदा ना हो तो अपने सीनियर से इसकी शिकायत करें। अपने HR मैनेजर को भी इसमें शामिल करें ताकि आगे की कार्रवाई के बारे में उन्हें जानकारी हो सके। पीड़ितों और गवाहों को जुटाएं। इस बात की पूरी संभावना है कि जो शख्स आपको परेशान कर रहा है वो पहले भी दूसरे लोगों को परेशान कर चुका हो। ऐसे में लोगों को इकट्ठा करें, अपने लिए गवाह तैयार करें जो डायरेक्ट आपके बारे में बता सके। बाकी पीड़ितों से भी लिखित सूचना या चेतावनी देने की रिक्वेस्ट करें ताकि आप सभी का केस मजबूत बन पाए। इसके बाद सीनियर मैनेजमेंट से इस संबंध में बात करें, उनके सामने सभी सबूत ले जाएं। उत्पीड़न करने वाले के खिलाफ मुकदमा करें। अपने विकल्पों का मूल्यांकन करने के लिए वकील की सलाह ले सकते हैं। साफ रहें और सुनिश्चित कर लें कि आप बदले में क्या चाहते हैं, जैसे मुआवजा या अगर कोई नौकरी से निकाल दिया गया हो तो आप अपनी नौकरी में वापस जाना चाहते हैं। खुद को मजबूत बनाएं और दूसरों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। अब दोस्तों ये बात आती है कि यौन उत्पीड़न आखिर होता क्या है, हम कैसे समझे कि हमारा यौन उत्पीड़न किया जा रहा है। दोस्तों इस अधिनियम के तहत निम्नलिखित व्यवहार को यौन उत्पीड़न की कैटेगरी में रखा गया है। जैसे किसी का व्यवहार, जैसे बिना मर्जी के किसी को छूना या फिर छूने की कोशिश करना यौन उत्पीड़न कहलाएगा। शारीरिक रिश्ता, यौन संबंध बनाने की मांग करना या उसकी उम्मीद करना, जैसे यदि विभाग का प्रमुख किसी जूनियर को प्रमोशन का प्रलोभन देकर शारीरिक रिश्ता बनाने को कहता है तो ये यौन उत्पीड़न है। अश्लील तस्वीरें, फिल्में या दूसरी सामग्री दिखाना, जैसे यदि आपका सहकर्मी आपकी इच्छा के खिलाफ आपको अश्लील वीडियो भेजता है तो ये यौन उत्पीड़न है। दूसरा सहकर्मी जो यौन प्रकृति का हो, जो बातचीत के जरिए या फिर छूकर या लिखकर आपको परेशान करे, तो ये भी यौन उत्पीड़न ही है। शिकायत कौन कर सकता है? अब सवाल ये उठता है। जिस महिला के साथ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न हुआ हो वो शिकायत कर सकती है। शिकायत किसको की जानी चाहिए? इस कानून के तहत संस्था को शिकायत के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना होता है। यानी कि मैंडेटरी है कि जिस भी संस्था में 10 से ज्यादा कर्मचारी हैं, उस कंपनी के मालिक को एक समिति का गठन करना चाहिए, इंटरनल कमेटी। अगर आपके संगठन या संस्था में आंतरिक शिकायत समिति है तो उससे आप शिकायत कर सकते हैं। ऐसे सभी संगठन या संस्थान जहां 10 से ज्यादा कर्मचारी हैं, उनके लिए तो ये मैंडेटरी है। अगर संगठन ने आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया है तो पीड़ित को स्थानीय शिकायत समिति के सामने शिकायत दर्ज करानी होगी। शिकायत कब तक की जानी चाहिए? क्या शिकायत करने की कोई समय सीमा है? ये सवाल भी उठता है। तो शिकायत करते समय घटना को घटे 3 महीने से ज्यादा का समय नहीं होना चाहिए और यदि 1 से ज्यादा घटनाएं हुई हैं तो आखिरी घटना की तारीख से 3 महीने का समय पीड़ित के पास होता है। क्या ये समय सीमा बढ़ाई भी जा सकती है? यदि आंतरिक शिकायत समिति को ये लगता है, यानी कि जो इंटरनल कमेटी है ऑफिस के अंदर, अगर उसे लगता है कि पीड़ित पहले शिकायत करने में असमर्थ थी, यानी कि पॉसिबिलिटी नहीं थी कि वो उस समय सीमा के अंदर शिकायत कर सकती थी और वो जेन्युइन थी, तो उस सीमा को बढ़ाया जा सकता है, 3 महीने से ज्यादा उसको किया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि शिकायत कैसे की जाए? शिकायत लिखित रूप में की जानी चाहिए। अगर किसी वजह से पीड़ित शिकायत लिखित नहीं कर पाती है तो समिति के सदस्यों की जिम्मेदारी है कि वो लिखित शिकायत देने में पीड़ित की मदद करें। क्या पीड़ित की तरफ से कोई और शिकायत भी कर सकता है? यदि पीड़ित शारीरिक रूप से शिकायत करने में असमर्थ है, जैसे वो बेहोश हो, तो उसके रिश्तेदार या मित्र या उसके साथ काम करने वाला ऐसा कोई भी व्यक्ति जो घटना के बारे में जानता है और जिसने पीड़ित की सहमति ली हो, राष्ट्रीय या राज्य स्तर के महिला आयोग के अधिकारी से शिकायत कर सकता है। यदि पीड़ित शिकायत दर्ज करने की मानसिक स्थिति में नहीं है तो उसके रिश्तेदार या मित्र या उसके विशेष शिक्षक, उसके मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, उसके संरक्षण या ऐसा कोई भी व्यक्ति जो उसकी देखभाल कर रहा हो शिकायत कर सकता है उसके बिहाफ पर। साथ ही कोई भी व्यक्ति जिसे इस घटना के बारे में पता हो, ये सब लोग मिलकर ज्वाइंट कंप्लेंट भी कर सकते हैं।
यदि पीड़ित की मृत्यु हो चुकी है तो कोई भी व्यक्ति जिसे इस घटना के बारे में पता हो, पीड़ित के कानूनी उत्तराधिकारी की सहमति से शिकायत कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि शिकायत दर्ज करने के बाद क्या होता है, क्या प्रोसेस है। यदि वो महिला चाहती है तो मामले का जो समाधान है उसकी प्रक्रिया को सुलझाया जा सकता है। इस प्रक्रिया में दोनों पक्ष पर समझौते में आने के लिए दबाव बनाया जाता है या उनको तैयार किया जाता है। लेकिन ऐसी किसी भी स्थिति में समझौते में पैसे के भुगतान के द्वारा समझौता नहीं किया जा सकता। यानी कि आप पैसे का दबाव बनाकर पीड़ित पक्ष को समझौते के लिए तैयार नहीं कर सकते। वो खुद चाहे तो समझौते के लिए रेडी हो सकती है। इस केस में अगर पीड़ित समाधान नहीं चाहती है तो जांच की प्रक्रिया फिर शुरू की जाती है, जिसे आंतरिक शिकायत समिति को 90 दिन में पूरा करना होता है, जो ऑफिस इंटरनल कमेटी गठित करता है। उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो 90 दिन के अंदर इस जांच को पूरा करे। ये जांच संस्था कंपनी द्वारा तय की गई प्रक्रिया पर की जा सकती है। यदि संस्था या कंपनी की कोई तय प्रक्रिया नहीं है तो सामान्य कानून लागू होगा। समिति पीड़ित, आरोपी और गवाहों से पूछताछ कर सकती है और मुद्दे से जुड़े दस्तावेज भी मंगा सकती है। समिति के सामने वकील को पेश होने की अनुमति नहीं होती है। जांच के खत्म होने पर यदि समिति आरोपी को यौन उत्पीड़न का दोषी पाती है तो समिति या नियोक्ता, यानी कि जो कंपनी में जिसने बंदे को हायर किया है, अपॉइंट किया है, वो आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सुझाव दे सकता है। नियोक्ता यानी कि अपॉइंट करने वाला अपने नियमों के मुताबिक कार्रवाई कर सकता है, जैसे लिखित माफी मांग सकता है, चेतावनी दे सकता है, उसके प्रमोशन को रोक सकता है, परामर्श या सामुदायिक सेवा की व्यवस्था कर सकता है, नौकरी से उस बंदे को निकाल सकता है। कितनी बड़ी वीडियो बन जाएगी मेरी। अब सवाल ये होता है कि कई बार महिलाएं झूठी शिकायतें भी लगा देती हैं, तो ऐसी सिचुएशन में कैसे निपटा जाए। यदि आंतरिक समिति को पता चलता है कि किसी महिला ने जानबूझकर झूठी शिकायत की है तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। ऐसी कार्रवाई के तहत महिला को चेतावनी दी जा सकती है, महिला से लिखित माफी मांगी जा सकती है या फिर महिला की पदोन्नति यानी कि उसके प्रमोशन या उसके सैलरी की उसका प्रमोशन या फिर उसकी सैलरी के इंक्रीमेंट पर रोक लगाई जा सकती है। महिला को नौकरी से निकाला भी जा सकता है, हालांकि सिर्फ इसलिए कि पर्याप्त प्रमाण नहीं है, शिकायत को गलत नहीं ठहराया जा सकता। इसलिए कुछ ठोस सबूत होने चाहिए, जैसे कि महिला ने किसी मित्र को ईमेल भेजा हो और ये स्वीकार किया हो कि उसने शिकायत जो की है वो झूठी है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यौन उत्पीड़न पर बनाई गई हमारी ये वीडियो आपको पसंद भी आई होगी और समझ भी आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो जरूर शेयर करें कि कामकाजी जो महिलाएं हैं उनको जानकारी मिल सके कि उनके अधिकार क्या हैं अगर वो कहीं काम करती हैं संगठित या असंगठित क्षेत्र में। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।